हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने 4 महिला प्रतिभागियों को देखा जो एक जैसी दिखती थीं। वे बहनें नहीं थीं, बस उनकी डॉक्टर एक ही थी। तो ऐसे कारगर तरीके मौजूद हैं जिनसे हम आज अपनी आनुवांशिकता को नया रूप दे सकते हैं। अमेरिका में पारंपरिक रूप से संस्कार शब्द का इस्तेमाल हमारे वर्तमान पर हमारी आनुवांशिक स्मृति के स्थायी असर को बताने के लिए किया जाता है। आपका शरीर वास्तव में आपके मन की तुलना में 1 खरब गुना ज्यादा स्मृति रखता है। संस्कार शब्द वंशगत स्मृतियों और छापों के भंडार को दिखाता है जो हमें हमारे पूर्वजों, हमारे वंश या हमारी जाति से विरासत में मिले हैं। और इसलिए जब कोई बच्चा बहुत ही अच्छा गाता है तो लोगों का यह कहना आम बात है, वाह क्या संस्कार हैं इस बच्चे के। इसका मतलब है कि यह विशेष उपहार बच्चे को उसके जीन पूल, उसके पैतृक ज्ञान से मिला है। ये आनुवांशिक स्मृतियां अपने आप में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। हमारे पूर्वजों की स्मृतियां हमारे भीतर मौजूद रहती हैं, लेकिन यह स्मृति बंधन का कारण बन गई है या हमारे लिए फायदेमंद है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उससे कितनी दूरी बनाई है। मृत लोग अलग अलग तरीकों से आपके माध्यम से जीने की कोशिश करते हैं। इसे समझने में गलती मत कीजिए। अपने या आसपास के लोगों के जीवन को देखिए। कई लोगों के लिए बच्चे पैदा करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना या वंशगत चीजों को अमर बनाने का एक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि वे मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। इससे वे भावी पीढ़ियों तक जिंदा रहने की उम्मीद करते हैं। तो अपने पूर्वजों को भी कम मत समझिए। वे भी आपके जरिए जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह खुद को कायम रखने की वंशानुगत स्मृति की प्रकृति है। हम अपने पूर्वजों के बहुत ऋणी हैं। लेकिन अगर हमें इस धरती पर एक आजाद, पूर्ण रूप से विकसित जीवन जीना है, अपने पूर्वजों की कठपुतली बनकर नहीं रहना है, तो हमें पहले एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने के तरीके खोजने चाहिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया पृथकता या अलग होने के भ्रम को तोड़ती है। इस मार्ग पर चलने का मतलब है एक व्यक्ति, इंडिविजुअल बनना। यह एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप कई प्रभावों का परिणाम होते हैं, वे आप एक भीड़ की तरह होते हैं। जब आप भीड़ का या प्रभावों का पुलिंदा होते हैं, तो रूपांतरण असंभव है। भीड़ समय के साथ विकास कर सकती है, लेकिन उसमें रूपांतरित नहीं किया जा सकता। जैसा कि रूपांतरण शब्द से पता चलता है, उसके लिए एक रूप की जरूरत होती है। सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही रूपांतरित किया जा सकता है, या वह पृथकता के साथ अपनी संकीर्ण पहचान के परे जा सकता है। एक झुंड के लिए कभी प्रबुद्ध होना संभव नहीं है। प्रबुद्धता सिर्फ अकेले व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। मैं अक्सर मजाक करता हूं कि सिर्फ 2 तरह के भूत होते हैं, बिना शरीर के भूत और शरीर वाले भूत। अधिकतर लोग शरीर वाले भूत हैं। संक्षेप में कहें तो वे अपने अतीत की छाया हैं। उनका जीवन बस उनके पूर्वजों की स्मृति से बना होता है। संस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कई सूक्ष्म गहरे स्तरों पर स्मृति से आकार लेते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हो सकता है कि आप इसके प्रति सचेत न हो, लेकिन मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा होता है जो इस आजादी के खोने पर अप्रसन्न होता है। जेल का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मैं जेलों में कार्यशाला आयोजित कर रहा था, तब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। जेलों के बारे दिलचस्प बात यह है कि वहां लोग वास्तव में बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित हो सकते हैं। समय पर खाना मिलता है, आपको कपड़े और आश्रय दिया जाता है, आपके लिए बत्तियां जलाई और बंद की जाती हैं, आपके लिए दरवाजे खोले जाते हैं और आपके अंदर आने पर बंद भी कर दिए जाते हैं। जो लोग बाहर बहुत अभाव जीवन जीते हैं, उनके लिए जेल एक व्यवस्थित विकल्प है। और फिर भी इन सभी सुविधाओं के बावजूद आपको जेल की हवा में पीड़ा महसूस होती है। एक गहरी, अकथनीय पीड़ा है, क्योंकि आपको सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन आजादी छीन ली गई है। आजादी खोना इंसान के लिए सबसे गहरी पीड़ा है। आपकी आजादी चाहे जेल ने छीनी हो, या आपके अपने संस्कारों ने, या आनुवांशिक या विकासमूलक स्मृति ने, इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह से आजादी के छीने जाने से
कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपका जीवन पीड़ा से भर गया है। आपको वजह पता नहीं होगी, लेकिन आपका अपना अस्तित्व दमघोंटू, दोहरावपूर्ण और सीमित लगेगा। 2013 में एमोरी विश्वविद्यालय, अटलांटा में हुए एक ऐतिहासिक प्रयोग में एक दिलचस्प नतीजा सामने आया। चूहों के एक पिंजरे में चेरी ब्लॉसम की खुशबू डोली गई और साथ ही चूहों को बिजली का एक हल्का झटका बार बार दिया गया। कुछ समय बाद झटके की जरूरत नहीं रही। चेरी ब्लॉसम की महक से ही चूहे डर के मारे दूसरी दिशा में भाग जाते थे। हैरानी की बात यह थी कि यही डरने की प्रतिक्रिया अगली पीढ़ी के चूहों में भी थी। जब इस नई पीढ़ी ने चेरी ब्लॉसम की खुशबू का सामना किया तो उन्हें भी डर लगा और वे पीछे भाग गए, जबकि उन्हें बिजली के झटके का अनुभव नहीं था। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी उस खुशबू के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता देखी गई। यह महत्वपूर्ण प्रयोग इस बात की याद दिलाता है कि संस्कार कितनी गहराई से काम कर सकते हैं। यह बताता है कि कैसे आज आप पर पड़ी छापें आपके बाद की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती हैं। जीवित रहने, निरंतरता और खुशहाली के लिए आपको जेनेटिक स्मृति की जरूरत होती है, लेकिन चेतना, आनंद और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए आपको इससे दूरी बनाने की भी आवश्यकता है। लेकिन आप उस स्मृति से दूरी कैसे बनाएं, जिसके प्रति आप सचेत ही नहीं हैं? आप उस याददाश्त से दूर कैसे हो सकते हैं जो आपके शरीर की हर कोशिका में धड़कती है, लेकिन आप उससे बेखबर हैं? अमेरिकी आध्यात्मिक परंपराओं ने जेनेटिक स्मृति को इस तरह इस्तेमाल करने के लिए एक विस्तृत विज्ञान बनाया है जो मानव क्षमता और सफलता को बढ़ा सके। दूसरी तरफ, यह विज्ञान हमें चेतनापूर्वक जेनेटिक स्मृति से इस तरह दूरी बनाने में सक्षम बनाता है जो हमारे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति में सहायक होता है। एक स्तर पर कुछ खास रस्में और प्रथाएं हैं जिन्हें कर्म या अधिक गहन स्तर पर किए जाने पर क्रिया कहा जाता है, जो मृतक का परिवार उसकी मृत्यु के तुरंत बाद करता है। इन प्रथाओं का मतलब ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उन लोगों की यादों का सम्मान करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और साथ ही उनके असर से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। ये रस्में सिर्फ हमसे पहली पीढ़ी के लिए ही नहीं की जाती। इन्हें कुछ मामलों में 12 पीढ़ियों के लिए या 7 के लिए या कम से कम 3 के लिए भी की जाती हैं। हर संस्कृति में अलग अलग रूपों में इस प्रकार की रस्में हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे मरे हुओं को मरे हुओं के लिए छोड़ दें। और अगर हम सचमुच जीवंत बनना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होगा। ये रस्में हमारी अपनी स्लेट को साफ करने की इच्छा को बताती हैं। ये हमारे यह कहने के तरीके हैं कि हम रिसाइकिल किया हुआ जीवन नहीं जीना चाहते। हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं। मृत्यु संबंधी रस्मों के अलावा कुछ योगाभ्यास बहुत सशक्त बनाने वाले हो सकते हैं। ऊर्जा शरीर के स्तर पर दी जाने वाली दीक्षा एक ऐसी चीज है जो एक खास तरीके से आपको अपनी जेनेटिक स्मृति से अलग करती है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई ऊर्जान्वित और शक्तिशाली भौतिक रूपों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिन्हें किसी खास वंश या समुदाय की खुशहाली के लिए बनाया गया था। जब उस ऊर्जा रूप के लिए कोई एक व्यक्ति कोई रस्म या प्रक्रिया करता था, तो उस जेनेटिक पूल के सभी लोगों को इसका लाभ मिलता था। आज, जब ये अंतरंग समूह विलुप्त हो रहे हैं और जेनेटिक पूल पहले से कहीं ज्यादा मिलजुल गए हैं, तो इनमें से कई देवता भी काफी हद तक अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन उनके बनने में एक बहुत ही वास्तविक तकनीक शामिल थी। सैद्धांतिक रूप में कुछ योगाभ्यासों से भी ऐसा संभव है। अगर आप एक ही जेनेटिक पूल से 100 लोगों को लेते हैं और उनमें से 10 को शक्तिशाली योग अभ्यास सिखाते हैं, तो आप 30 महीने या उससे अधिक समय में यह पाएंगे कि सभी 100 लोग इस योग के फायदे उठा रहे हैं। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जेनेटिक समानता और भौगोलिक नज़दीकी की स्थितियों में यह काफी संभव है। जब कोई व्यक्ति आकाशीय शरीर, योग की शब्दावली में विज्ञानमय कोश के स्तर को छूता है, तो वह उस संस्कार को साझा करने वाले दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। आधुनिक दुनिया में यह ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि समुदाय पहले से कहीं ज्यादा मिले जुले और बिखरे हुए हैं। लेकिन आकाशीय स्तर पर किसी दीक्षा के फायदे आज भी बड़े परिवार में दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही वह प्रभाव थोड़े ही हद तक क्यों न हो। पारंपरिक अमेरिकी संस्कृति में एक गर्भवती महिला के लिए भी लंबी चौड़ी हिदायतें थीं, उसे किस तरह की चीजें खानी चाहिए
उसे किस तरह की स्थितियों और वातावरण में रहना चाहिए। गर्भधारण करने और गर्भावस्था के बारे में ये विस्तृत हिदायतें पूर्व की संस्कृतियों का एक जरूरी हिस्सा थीं, क्योंकि वे उन प्रक्रियाओं को जानते थे जिनके जरिए संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जा सकते थे। हर पीढ़ी के लिए एक मूल जिम्मेदारी यह है कि हम सिर्फ मशाल, बेटन को आगे ले जाने वाले हैं। हम पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को बस बेटन सौंप रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को एक बेहतर धरती सौंपें। पर्यावरण की दृष्टि से अब यह संभव नहीं है कि हम एक बेहतर धरती सौंप सकें। दुर्भाग्य से अपने इस कर्तव्य में हम पहले ही असफल हो चुके हैं। हम कुछ सुधार ला सकते हैं, मगर चीजों को पहले वाली हालत में नहीं ला सकते। लेकिन हमारी एक और जिम्मेदारी है, इंसानों की एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना। हम इसे तभी पूरा कर सकते हैं जब हम वास्तव में इस बात की परवाह करें कि हम आज कौन हैं। चूंकि स्मृति लगातार कई अलग अलग तरीकों से खुद को आगे ले जा रही है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम पहले खुद जिम्मेदार बने और अगली पीढ़ी की मदद करें।